हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, कल हमने सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट किया और सेमीकंडक्टर्स के बारे में बेसिक जानकारी ली थी। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम हमने स्टडी किया। एनर्जी बैंड डायग्राम से हम क्या क्या समझ सकते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स को हम एनर्जी बैंड डायग्राम की हेल्प से भी हमने अलग अलग क्लासीफाई किया। और फिर सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स की बात की। सेमीकंडक्टर में बेसिकली दो टाइप्स की हम बात करते हैं, एलिमेंटल एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद में हमने सेमीकंडक्टर्स में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा। और हमारे बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो 3-4 पॉइंट्स आप बच्चों को, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स यू शुड नो, 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। इज इट ओके टू यू ऑल? तो एक क्वेश्चन, ये बात आपकी आंखों में क्या हो बच्चे? अच्छा ठीक है, नाउ इट इज ओके बेसिकली। हाँ जी, at least 4 points you should know about the difference between intrinsic and extrinsic semiconductors, and then we have studied about p type and n type semiconductors. P type semiconductors are formed with the help of trivalent impurities added to the pure semiconductors, trivalent like boron, aluminum. And n type semiconductors can be formed by doping pentavalent impurities like phosphorus. Is it clear to you all? Okay, then you should know at least 3-4 points of difference between p type and n type semiconductors. इसके बारे में भी आप बच्चों को पता होना चाहिए। Is it clear? तो ये 2-3 क्वेश्चन अलग से आप बच्चों ने नोट्स बनाने की इस पर कोशिश करनी है, और अगर इसमें कोई डिफिकल्टी आप फील करें तो यू कैन डिस्कस विद मी। क्लियर? नाउ लेट अस मूव अहेड। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक दो छोटे मोटे एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, ये क्वेश्चन मैं आप बच्चों से डिस्कस करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन है, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर। यस कम। तो हम एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे बेटे। क्वेश्चन है, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर। व्हाट इज why is carbon insulator while silicon and germanium are intrinsic semiconductors? देखो बेटे, कार्बन जो है ना, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन यू विल सी कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आल्सो हैव द सेम, उनके भी 4-4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन द क्वेश्चन इज व्हाई कार्बन इज एन इंसुलेटर। कार्बन इंसुलेटर क्यों है? इसका रीजन ये है बच्चों, कल हमने एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ा। अगर हम कार्बन के एनर्जी बैंड के बीच में गैप देखें, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड्स के बीच में, देन इट विल बी मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। दैट्स व्हाई इट इज एन इंसुलेटर। यानी कार्बन के केस में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना चाहते हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, इसलिए वो इंसुलेटर है। और जर्मेनियम और सिलिकॉन में कम है। कितना है सिलिकॉन और जर्मेनियम का बैंड गैप? सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम का 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यस्टरडे वी हैव स्टडीड आई थिंक। ठीक है, तो फिर याद होना चाहिए था आप बच्चों को। चलो नेक्स्ट, इन एन टाइप सिलिकॉन। अच्छा, एन टाइप सिलिकॉन में क्या आप बता सकते हैं, क्या खास बात है? एन टाइप सिलिकॉन, एन टाइप सिलिकॉन का मतलब ओरिजिनली सिलिकॉन सेमीकंडक्टर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के साथ। तो इसमें क्या खास बात होगी? मेजॉरिटी कौन होगा इसमें? मेजॉरिटी कैरियर कौन होगा इसमें? इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। इज इट ओके? ये कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? हैं जी? न्यूट्रल। वेरी गुड, शाबाश। चलो बच्चों, ये तो बढ़िया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बैंड गैप की अगर हम बात करें, बैंड गैप एनर्जी डेल्टा Eg फॉर सिलिकॉन, बैंड गैप एनर्जी फॉर जर्मेनियम एंड बैंड गैप एनर्जी फॉर कार्बन, बताओ सबसे ज्यादा कौन है? इन तीनों में से, इन तीनों को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो कैसे लिखें? किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा?
कार्बन, दूसरे नंबर में इज इट क्लियर और नॉट? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2-3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे डिस्कस हो गए। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बढ़े? अब हमारा टॉपिक है बच्चों पीएन जंक्शन डायोड। आज का टॉपिक क्या है? पीएन जंक्शन डायोड। चलिए अब इसकी बात करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड क्या चीज है बेटे? नंबर एक बात तो जंक्शन क्या होता है? जंक्शन होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं। जैसे रेलगाड़ी का जंक्शन है ना, हमारे आसपास में कौन है? हिसार जंक्शन है, हनुमानगढ़ जंक्शन है, सुना है कि नहीं सुना? जंक्शन मीन अंबाला जंक्शन है। जंक्शन जो बहुत सारे सिटीज को आपस में जोड़ता हो, दैट इज जंक्शन। क्लियर हुआ? क्या सिरसा जंक्शन है? नहीं। सिमिलरली जंक्शन का मीनिंग आपने जंक्शन रूल पढ़ा है, किरचॉफ का पढ़ा है ना? वो क्या था आपका, मैंने बताया भी था। करंट एंटरिंग इन द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। वी हैव स्टडीड इन यूनिट सेकंड। ओके, तो जंक्शन मींस जहां दो से ज्यादा चीजें मिलती हो, तो दो से ज्यादा करंट के पाथ मिल रहे हैं, दिस इज आल्सो ए जंक्शन। सिमिलरली व्हाट इज पीएन जंक्शन? जहां पी और एन मिल रहे हो, जहां पी और एन मिल रहे हो, दैट इज नोन एज पीएन जंक्शन। अब क्या मतलब है पी और एन मिलने का? क्या पी और एन मिलने का मतलब ये है कि एक हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बना लिया और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बना लिया और दोनों को फेविकोल से चिपका दिया? हाँ, क्या ये पीएन जंक्शन है? नहीं, ये पीएन जंक्शन नहीं है। तो पीएन जंक्शन कैसे है बच्चे? देखो, इसके कई तरीके होते हैं। इसका एक तरीका तो ये है कि हमने एक कोई भी सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना हुआ सेमीकंडक्टर ले लिया, प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्लियर? और उसको उसके हाफ पार्ट को ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से डोप कर दिया। डोपिंग कैसे करते हैं कल मैंने आपको बताया था। आप इसके मेल्ट को यानी इसके मोल्टन स्टेट में अगर इंप्योरिटी के एनवायरनमेंट में गर्म करते हैं इसको, तो वो जो इंप्योरिटीज हैं इसके साथ कोलाइड करेंगी और इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सेटअप हो जाएंगे। इसका एक और तरीका ये भी होता है कि आप बम्बार्डमेंट से हाई एनर्जी जो भी डोपिंग आपने करनी है, जिसकी जो डोपेंट डालना है, अगर वो हाई एनर्जी से क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ टकराया जाए तो वो पेनिट्रेट करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर सेट हो सकता है। तो बाय एनी मेथड हमने क्या किया, इसके हाफ पार्ट को पी टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया। दूसरे हाफ को सपोज करते हैं कि हमने किसी ऐसे मटेरियल से इंसुलेट कर रखा है जिसकी वजह से इसके अंदर डोपिंग नहीं कर सकते, क्लियर? और फिर इसका जस्ट उल्टा करें, दूसरे वाले को अगर हम कवर करके रखें और एन टाइप इधर से पेंटावेलेंट की इंप्योरिटी इसमें डाल दें, तो इसका एक पार्ट तो बन गया पी टाइप और दूसरा पार्ट क्या बन गया? एन टाइप। तो ये एक सिंगल क्रिस्टल होता है। जैसे ये हमारा चौक है, ये हम सिलिकॉन क्रिस्टल मान लेते हैं, तो इसके आधे पार्ट को क्या करो, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से डॉप कर दीजिए, तो क्या बन गया? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरे आधे पार्ट को पेंटावेलेंट से डॉप कर दीजिए, क्या बन गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो बना, ये क्या बन गया? पीएन जंक्शन। क्या बन गया बच्चों? पीएन जंक्शन। समझ आई बात कि नहीं? यही पहले तो ये बताओ, ठीक है जी। तो ये तो है कि पीएन जंक्शन होता क्या है। अब पीएन जंक्शन बनने से क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। फाइन, समझिए। देखो बेटे, मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई ओरिजिनली सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना हुआ क्रिस्टल है। ये हमने एक बॉक्स सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रखा है, फाइन, ठीक है जी। इधर हमने बना दिया पी टाइप और इधर हमने बना दिया एन टाइप। तो ये क्या बन गया? पीएन जंक्शन। अब ये जो पी है बेटे, मैं यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ किस लिए। पी के अंदर कौन होगा? होल्स ज्यादा होंगे, यस और नो तो बोलना पड़ेगा ना। पी में कौन ज्यादा होंगे? होल्स ज्यादा होंगे। और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होंगे। और एन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होंगे और होल्स माइनॉरिटी में होंगे। क्लियर हुआ? अब जब पीएन जंक्शन बनेगा, जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, 0 केल्विन टेम्परेचर की अगर बात करें, तब तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो इधर से होल्स और इधर से इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस करने लगते हैं। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं? जंक्शन को क्रॉस करने लगते हैं। तो होल इधर आएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। अंडरस्टूड और नॉट? तो इसकी वजह से एक करंट बनेगा बेटे। क्या बनेगा? करंट। देखो, इधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो राइट साइड में होल्स की वजह से करंट हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। और इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसकी वजह से भी राइट साइड में इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन जा इधर रहे, लेकिन करंट तो उल्टी तरफ होगा ना।
तो दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में हुए कि नहीं हुए? तो ये आपके पास सेमीकंडक्टर के अंदर टोटल करंट होगा IH प्लस IE। एनी डाउट टू एनीबॉडी? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है बेटे, तो ये तो हो गया सेमीकंडक्टर के अंदर करंट। इसे बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं बच्चों? डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और होल यानी मेजॉरिटी कैरियर के डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। डिफ्यूज कर रहे हैं वो एक जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। एनी डाउट? क्लियर? ठीक है जी। अब जब इलेक्ट्रॉन और होल इधर जाएंगे दूसरी तरफ तो क्या होगा बेटे? रिकॉम्बिनेशन होगा। इधर से इलेक्ट्रॉन्स आके उधर होल्स के साथ रिकंबाइन करेंगे, इधर होल्स आके इधर इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकंबाइन करेंगे। लेकिन क्योंकि ज्यादा संख्या के अंदर मेजॉरिटी कैरियर क्रॉस करेंगे, मेजॉरिटी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में है ना, अब क्योंकि वो मेजॉरिटी में है तो ज्यादा अमाउंट में क्रॉस करेंगे। ज्यादा अमाउंट में क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? ऑपोजिट टाइप के चार्ज कैरियर्स यहां पर जमा होने लग जाएंगे। जो इधर से होल्स आए वो यहां पर जमा हो गए, कुछ होल्स यहां पर, इसे बोलते हैं इमोबाइल आयंस। अभी आगे फर्दर मूव नहीं करेंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन आके यहां पर इमोबाइल आयंस के रूप में जमा हो जाएंगे। अंडरस्टूड और नॉट? अब एक्चुअल में ये किस वजह से हो रहा है पता है? एक्चुअल में ये इस वजह से हो रहा है कि जो यहां पर मूवमेंट हो रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, उसकी वजह से जो हीट है इसके अंदर या रूम टेम्परेचर पर जो हीट है उसमें जंक्शन के नजदीक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। क्या होंगे बेटे? जंक्शन के नजदीक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल दोनों जनरेट होंगे कि नहीं होंगे? अरे भाई एक बॉन्ड टूटेगा तो पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन होल दोनों नहीं बनेंगे क्या? होल तो इधर चला गया और इलेक्ट्रॉन यहां रह गया। ये इमोबाइल आयन है। ये क्या है? इमोबाइल आयन। इट विल नॉट मूव फर्दर। अभी ये मूव नहीं करेगा। अब ये जो नेगेटिव है उसकी वजह से इस ये जो इतना रीजन है इसके अंदर एक नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा कि नहीं बनेगा बेटे? नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होता है कि नहीं होता है? तो इधर जंक्शन के पास में पी रीजन की साइड में इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो रहे हैं। इनकी वजह से क्या हो रहा है? एक नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा है और सिमिलरली यहां पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो एंड है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है और ये वाला जो एंड है ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है। ये नेगेटिव पर ये पॉजिटिव पर, तो इसका मतलब यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। क्या बन गया बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं बैरियर वोल्टेज। क्या बोलते हैं? बैरियर वोल्टेज। रिप्रेजेंटेड बाय VB। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? VB से। बैरियर वोल्टेज क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा आपको। अब ये जो जगह है ना बेटी इतनी, इसे बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं इसे? डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। इतनी बात समझ आई कि नहीं है? क्लियर हुआ? अब इसे बैरियर वोल्टेज क्यों बोल रहे हैं देखिए। अब क्या ये चलता ही रहेगा? इधर से मेजॉरिटीज इधर जाते रहेंगे, एन वाले मेजॉरिटीज उधर जाते रहेंगे, क्या ऐसा चलता ही रहेगा? नहीं। कैसे? ये वाले जो पॉजिटिव हैं, ये जो बैरियर वोल्टेज है अब इसी पॉजिटिव को इधर जाने से रोकेगा। ये वाले जो पॉजिटिव्स हैं ये इन पॉजिटिव को इधर आने से रोकेंगे। सिमिलरली ये नेगेटिव उधर, ये वाला नेगेटिव इधर से इलेक्ट्रॉन को आने के लिए रोकेगा। क्लियर हुआ? तो इसलिए ये जो वोल्टेज है ये मेजॉरिटी कैरियर के लिए बैरियर का काम करेगा। किसका काम करेगा? बैरियर का, यानी रुकावट बनेगा उनके रास्ते में और यहाँ पर फर्दर मेजॉरिटी जो कैरियर्स हैं उनकी मूवमेंट रुक जाएगी। फर्दर जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं उनकी मूवमेंट, बोलो बेटे बात समझ आई कि नहीं? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी बच्चे को? हाँ जी। और जिस टाइम ये डिफ्यूजन करंट चल रहा है, कंसंट्रेट हो रही है, जब ये डिफ्यूजन करंट मूवमेंट में है उसी टाइम इस डिप्लीशन रीजन के अंदर जो बॉन्ड ब्रेकअप होंगे उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो एन साइड के अंदर, ध्यान देना, फ्रॉम डिप्लीशन रीजन ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकअप, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो रहा है, नहीं हो रहा बेटे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? देखो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है और इधर नेगेटिव पोटेंशियल है। यहाँ पर कोई नया इलेक्ट्रॉन होल पेयर अगर जनरेट होगा तो ये पॉजिटिव उसे अपनी तरफ खींचेगा, ये नेगेटिव इधर के इलेक्ट्रॉन को इधर अपनी तरफ खींचेगा। नहीं समझ आ रही बात क्या? अरे मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा कि नहीं करेगा? इस वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ तो यहाँ का जो नेगेटिव है वो इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? इधर वाला नेगेटिव। से यस और नो? ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इन डिप्लीशन रीजन ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकअप इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स एन साइड।
इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, n साइड में, एंड होल्स किधर मूव करेंगे, p साइड में, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बच्चे, ड्यू टू। और इसकी वजह से जो करंट बनेगा ये है बेटे ड्रिफ्ट करंट। इसकी वजह से जो करंट बनेगा वो कौन सा है, जो भी करंट यहां से बनेगा दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट करंट। कोई दिक्कत? तो हमने दो टाइप के करंट की बात करी, डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट। हाँ बेटे बोलो। देखो डिफ्यूजन करंट कौन सा है, मेजॉरिटी कैरियर की मूवमेंट की वजह से। मेजॉरिटी कैरियर यानी इधर से p साइड से होल्स का जाना, समझ आई बात, और n साइड से इलेक्ट्रॉन का जाना। इतना समझ है? ये तो है डिफ्यूजन करंट। क्या है? डिफ्यूजन करंट। और इस साइड के अंदर माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बढ़ेंगे डिप्लीशन रीजन में, बॉन्ड ब्रेकअप की वजह से जो फ्री होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करेगा और उसे n साइड में लेकर जाएगा। किधर लेकर जाएगा, n साइड में। तो अब ध्यान देना, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए थोड़ा अलग से समझते हैं। डिफ्यूजन करंट, इधर से जा रहे हैं होल्स और इधर से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये है बच्चों डिफ्यूजन करंट। कौन सा करंट है, क्लियर हुआ? और डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स बने वो इधर गए और जो होल्स बने वो इधर गए, ये है बेटे ड्रिफ्ट करंट। ये कौन सा करंट है, समझ आया कि नहीं आया? और ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे। याद रखने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी कैरियर के मूवमेंट की वजह से हो रहा है, और मेजॉरिटी कैरियर इस फील्ड की वजह से नहीं जा रहे, वो तो कंसंट्रेशन उनकी ज्यादा है इसलिए क्रॉस कर रहे हैं जंक्शन को। हाँ या ना बोल? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ड्रिफ्ट करंट जो है वो डिप्लीशन रीजन में जो माइनॉरिटी कैरियर है, p साइड में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, वो n साइड में घुस रहे हैं। कौन घुसा रहा है उसे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और n साइड में माइनॉरिटी कौन है, होल्स। डिप्लीशन रीजन के होल्स को उधर भेज रहा है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी वजह से जो करंट है उसे कौन बोल रहा है, ड्रिफ्ट करंट। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट करंट जंक्शन को क्रॉस करने वाला कितना हो जाएगा बेटे, 0। हाँ या ना बोलो? अभी हमने देखा कि डिफ्यूजन करंट राइट साइड में जा रहा है और ड्रिफ्ट करंट किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में। जब ये दोनों बराबर होंगे तो नेट करंट कितना हो जाएगा, 0। ये कंडीशन कब होती है बेटे, डिप्लीशन लेयर बनने के बाद में, जब बैरियर वोल्टेज सेटअप हो जाता है तब। क्लियर? मैं एक बार फिर से हाईलाइट देता हूँ पीएन जंक्शन डायोड की, आपको बहुत ही कम शब्दों में बात करेंगे, आपको क्लियरली समझ आएगा। जब हमने पीएन जंक्शन बनाया, जब बना तब तो कुछ भी नहीं था ना, तब तो कोई करंट नहीं था। बीच में एक साइड में p साइड है, एक साइड n साइड है। जैसे ही जंक्शन बना, डेवलप हुआ, मेजॉरिटी कैरियर क्रॉस करना शुरू हुए। क्लियर? जैसे जैसे मेजॉरिटी कैरियर क्रॉस करते गए वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर बनता गया। क्लियर? और डिप्लीशन लेयर के अंदर जो माइनॉरिटी बन रहे हैं, डिप्लीशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड उन माइनॉरिटीज को क्रॉस करवा रहा है, उसकी वजह से बन रहा है ड्रिफ्ट करंट। तो दो टाइप का करंट सेमीकंडक्टर के जंक्शन को क्रॉस कर रहा है, डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से, ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। धीरे धीरे जैसे जैसे बैरियर वोल्टेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिफ्यूजन करंट कम होता जाएगा और ड्रिफ्ट करंट बढ़ता जाएगा। डिफ्यूजन करंट कम होगा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा। एक ऐसी स्टेज आएगी जब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। जैसे ही वो बराबर होंगे वैसे ही करंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? तो ये हमने अब तक पढ़ा। क्लियर है कि नहीं? और अब क्या हो चुका है, अब डिप्लीशन रीजन बन चुका है और बैरियर वोल्टेज सेटअप हो चुका है। क्लियर? तो अब इसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान देनी है अब तक के टॉपिक में। नंबर 1 बात, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। क्लियर? पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। नंबर 2 बात, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। तो पहला पॉइंट आपने इसमें नोट करना है जो जरूरी है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट। नंबर 2, डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट, इसके बारे में बात करना। नंबर 3, डिप्लीशन रीजन के बारे में बात करना, या डिप्लीशन लेयर भी बोलते हैं इसे। और नंबर 4, बैरियर वोल्टेज। नंबर 4, बैरियर वोल्टेज। कोई डाउट है किसी बच्चे को? एनी डाउट एनीबॉडी? अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि ये जो जंक्शन डायोड है ये फिर से काम करना शुरू करे, इसमें फिर से डिफ्यूजन स्टार्ट हो, फिर से करंट बने। इसीलिए तो बनाया हमने, ताकि ये वर्क कर सके। इसको वर्क करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, इसकी बैरियर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ या ना बोलो? तो इधर नेगेटिव वोल्टेज है तो इसको हम पॉजिटिव एंड से जोड़ेंगे, और इधर पॉजिटिव वोल्टेज है इसको हम नेगेटिव एंड से जोड़ेंगे। क्लियर हुआ? तो ऑपोजिट साइड का वोल्टेज मिला ना इसे,
जितना भी बैरियर वोल्टेज है उससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, V ग्रेटर देन बैरियर वोल्टेज। कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे? V ग्रेटर देन बैरियर वोल्टेज। जैसे ही V ग्रेटर देन बैरियर वोल्टेज होगा, एक बात ध्यान देना, तो नेट वोल्टेज कितना काम करेगा बेटे? हमने लगाया V भी उसे रोक रहा है करंट को चलने से, तो नेट कितना वोल्टेज काम करेगा? V माइनस VB। इस वोल्टेज की वजह से फिर से मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस करने लगेंगे और फिर से डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा। हाँ या ना बोलो? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो इसे बोलते हैं जंक्शन की बाइसिंग। इसे क्या बोलते हैं? जंक्शन की बाइसिंग। बाइसिंग मतलब उसे बैटरी से जोड़ना या उसको पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ना। बैटरी से जोड़ना या पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब हम बात कर रहे हैं जंक्शन बाइसिंग की। किसकी बात कर रहे हैं? जंक्शन बाइसिंग। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन या बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसे क्या बोलते हैं बेटे? डायोड। व्हाई डायोड? दो टर्मिनल होते हैं इसके, एक ये पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, दो टर्मिनल है, दैट्स व्हाई डायोड। डाई मींस टू टर्मिनल डिवाइस होती है। फाइन। अब इसकी बाइसिंग का क्या मतलब है? बाइसिंग मींस टू कनेक्ट इट विद पोटेंशियल डिफरेंस, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया और इसको नेगेटिव से जोड़ दिया, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोलते हैं बेटे? फॉरवर्ड बाइसिंग। तो दो टाइप की बाइसिंग होती है, एक होती है बेटे फॉरवर्ड बाइसिंग। ध्यान देना, फॉरवर्ड बाइसिंग में P और N, P को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, N को नेगेटिव से जोड़ा जाता है। कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है जी। और एक होती है बेटे रिवर्स बाइसिंग। एक क्या होती है? रिवर्स बाइसिंग। आप नाम से समझ गए होंगे क्या करना है हमें? बताओ शाबाश। P को नेगेटिव से, N को पॉजिटिव से। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो बेटे, जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो नेट वोल्टेज कितना मिला? V माइनस VB। नेट वोल्टेज कितना मिला? V माइनस VB। और मेजॉरिटी कैरियर फिर से क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो हम अगर फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ बनाने की कोशिश करें, इधर हम ले लेते हैं करंट मिली एम्पियर में और इधर हम ले लेते हैं बच्चों वोल्टेज वोल्ट में। अंडरस्टूड? और अगर हम जनरली जैसे सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन डायोड है, मान लो सिलिकॉन का बना हुआ है, तो 0.6 के आसपास इसका बैरियर वोल्टेज है, 0.6 के नियर अबाउट। फाइन। तो ये सपोज करते हैं 0.6 वोल्ट वैल्यू है, तो 0.6 वोल्ट तक तो करंट जीरो ही रहेगा। अरे भैया पहले ही करंट जीरो ही था ना? करंट जीरो था। क्यों? क्योंकि बैरियर वोल्टेज सेटअप हो गया लगभग 0.6 वोल्ट का। तो जब तक हमने जो वोल्टेज लगा रखा है वो 0.6 पर नहीं पहुंचेगा तब तक तो करंट शुरू होने नहीं देगा बैरियर वोल्टेज। जैसे ही हमने उससे ज्यादा बढ़ाया, मान लो हमने 0.8 कर दिया, तो 0.8 माइनस 0.6, 0.2 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या करेगा? करंट शुरू करवा देगा। हाँ, तो थोड़ा सा करंट बनेगा। फिर हमने मान लो 1 वोल्ट लगा दिया, तो 1 में से 0.6 माइनस करेंगे 0.4 रह गया, तो 0.4 वोल्टेज, यानी वोल्टेज थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा करंट और बढ़ेगा। अब हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट बढ़ता जाएगा। और ये कट ऑफ वोल्टेज का मतलब है कि इस वोल्टेज के बाद में अगर आप थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाते हैं, थोड़ा सा भी, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट बढ़ने लग जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट बढ़ने लग जाता है। तो यहां से जो करंट शुरू हुआ, धीरे धीरे करंट के साथ वोल्टेज के साथ करंट बढ़ने लगा और फिर एकदम से बढ़ गया, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, एक्सपोनेंशियली। तो ये ग्राफ है बेटे, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इस ग्राफ को क्या किस नाम से बोला जाएगा? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब? स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब? ग्राफ बिटवीन V एंड I। ग्राफ बिटवीन V एंड I, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ। क्लियर हुआ? तो ये ग्राफ आपको बात समझ आई कि नहीं है? इसे बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। क्या बोलते हैं बेटे? कट ऑफ वोल्टेज। तो जो कट ऑफ वोल्टेज को क्रॉस करने के बाद में वोल्टेज को जब हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब्रप्ट इंक्रीज बोलते हैं, शार्प इंक्रीज बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज बोलते हैं। बोलो कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो ये था बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। दो टाइप की बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में पी टाइप को पी पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, एन टाइप को, ये हमने बताना भी है, लिखना भी है। इन फॉरवर्ड बाइसिंग the junction diode P type is connected with positive terminal or high voltage and N type is connected with negative terminal or low voltage. Fine or not?
कोई दिक्कत किसी बच्चे को? और फिर हमने इसका ग्राफ भी बताना है और इस ग्राफ को समझाना भी है कि ये ग्राफ ऐसा क्यों है। अप टू 0.6 वोल्ट देयर विल बी नो करंट बिकॉज़ द अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन बैरियर वोल्टेज, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से क्या है, कम है। एज सून एज द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेस फ्रॉम बैरियर वोल्टेज, जैसे ही बढ़ेगा देन देयर विल वी कैन सी ए शार्प इंक्रीज इन करंट विद स्मॉल इंक्रीज इन वोल्टेज। वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाओगे करंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, एज इट शोन इन द डायग्राम। कोई डाउट? आगे देखते हैं रिवर्स बाइसिंग। अब देखो बेटे, जब हम रिवर्स बाइसिंग करेंगे, रिवर्स बाइसिंग में आपने पी को किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से। अब यहां इस डायग्राम में समझने की कोशिश करो, अगर हमने पी को नेगेटिव से जोड़ दिया और एन को पॉजिटिव से जोड़ दिया, ये वाले मेजॉरिटी तो पहले ही नहीं जा रहे थे, क्रॉस नहीं कर रहे थे इस बैरियर वोल्टेज की वजह से। अब ये नेगेटिव कह रहा है कि जाने ही नहीं देना मैंने, क्योंकि ये नेगेटिव तो होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ या ना बोलो? पहले जब यहाँ पॉजिटिव था फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो ये पॉजिटिव होल्स को धक्का दे रहा था ना, मिड जंक्शन को क्रॉस करो, और इधर से नेगेटिव धक्का दे रहा था इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सन की वजह से। हाँ या ना? लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन तो कह रहा है होल को भी उधर नहीं जाना, ये इलेक्ट्रॉन कह रहा है, ये पॉजिटिव कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स को भी उधर नहीं जाना, और ये बैरियर वोल्टेज भी कह रहा है कि इधर नहीं जाना। तो जा सकते हैं क्या? अरे क्रॉस करेंगे क्या? वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा, क्योंकि डिप्लीशन रीजन और ज्यादा मोटाई बढ़ जाएगी उसकी डिप्लीशन रीजन की। वैसे जनरली ये माइक्रोमीटर में होता है, जनरली इसकी मोटाई कितनी होती है, माइक्रोमीटर, अप्रोक्सीमेटली ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 raised to power -6 मीटर। फॉरवर्ड बाइसिंग में इसका जो थिकनेस है वो कम हो जाता है, और रिवर्स बाइसिंग में इसका थिकनेस बढ़ जाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में नेट वोल्टेज V माइनस VB के बराबर होती है, और रिवर्स बाइसिंग में नेट वोल्टेज V प्लस VB के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? V प्लस VB। और इसका जो डिप्लीशन रीजन का थिकनेस है वो बढ़ जाता है, और मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं करते, और क्योंकि वो जंक्शन को क्रॉस नहीं करते इसलिए डिफ्यूजन करंट नहीं होता, जीरो होता है। क्लियर हुई बात कि नहीं? कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो क्या करंट होता ही नहीं है? बहुत थोड़ा सा होता है। किस वजह से होता है? देखिए, इधर नेगेटिव, ये माइनॉरिटी भी है ना, इन नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, इधर माइनॉरिटी होल्स को ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, और ऊपर से ये जो बैरियर वोल्टेज है ये भी माइनॉरिटी को क्रॉस करने के लिए सपोर्ट कर रहा है, तो फिर माइनॉरिटी कैरियर क्रॉस करते हैं। रिवर्स बाइसिंग में कौन क्रॉस करता है? माइनॉरिटी कैरियर। और माइनॉरिटी कैरियर क्योंकि संख्या में कम है, इसलिए उनकी क्रॉसिंग की वजह से करंट भी कम बनेगा, उसे बोलते हैं लीकेज करंट। क्या बोलते हैं बेटे? लीकेज करंट। तो रिवर्स बाइसिंग में जो करंट होता है वो लीकेज करंट होता है। कैसा करंट होता है? लीकेज करंट, यानी थोड़ा बहुत लीकेज की वजह से। लीकेज किसका हो रहा है? माइनॉरिटी का हो रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है जी। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, इधर V ले लेते हैं वोल्ट में, और इधर I ले लेते हैं माइक्रो एम्पियर में। रिवर्स बाइसिंग का है इसलिए नेगेटिव एक्सिस लिए हमने दोनों। फाइन, यानी आप इस ग्राफ को यहां बना सकते हैं, एक ही ग्राफ में अगर दोनों बनाना चाहिए लाइक दिस। इधर हमारे पास कौन आ जाएगा? I माइक्रो एम्पियर में, इधर आ जाएगा V वोल्ट में। कोई दिक्कत? तो पहले तो एक ग्राफ इसमें भी अप्रोक्सीमेटली जीरो ही रहेगा, हालांकि थोड़ा सा करंट होगा इसमें। कैसा होगा? वेरी माइनर, बहुत कम। लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद में इसके अंदर क्या होगा? आपने वोल्टेज लगा रखा है, वोल्टेज की वजह से डिप्लीशन रीजन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकअप होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकअप होगा, उनकी वजह से जो माइनॉरिटी करंट बढ़ेगा, और स्ट्रॉन्ग वोल्टेज अगर आप लगाएंगे, क्योंकि आप रेगुलरली वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद में उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होगा। हीटिंग इफेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा संख्या के अंदर करंट कैरियर्स बन जाएंगे जो माइनॉरिटी हैं, जो अब तक माइनॉरिटी थे, लेकिन अब उनकी संख्या एकदम से बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रिवर्स करंट बढ़ने लगेगा और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। शार्प इंक्रीज, वेरी लार्ज। इसकी वजह से जो डायोड है वो खराब हो जाता है, एक्सेस हीटिंग की वजह से। हीटिंग की वजह से वो बर्न हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि ये हमारे पास वर्किंग कंडीशन यहां तक है रिवर्स बाइसिंग में, और ये अप्रोक्सीमेटली जीरो है। हाँ या ना बोलो? इसके बाद में करंट एकदम बढ़ गया, वो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि वो डायोड को खराब कर देगा, वो डायोड को खराब कर देगा। तो अगर हम इस ग्राफ को यहाँ पर बनाना चाहें तो इट इज लाइक दिस। फाइन, हाँ या ना बोलो? और ये जो वोल्टेज है जिसके बाद में ये ग्राफ एकदम से बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये जो प्रोसेस है जिसकी वजह से करंट एकदम से बढ़ गया रिवर्स बाइसिंग में, इसे बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं? रिवर्स ब्रेकडाउन या एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन। बताओ किसी बच्चे को कोई समस्या है? क्या आपको डायोड क्या होता है पता चल गया? पता चला कि नहीं चला? डायोड कैसे बनाते हैं पता चल गया?
डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट पता चल गया। डिप्लीशन रीजन क्या होता है पता चल गया। बैरियर वोल्टेज क्या होता है पता चल गया। ठीक है जी। फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग क्या होती है पता चल गया। फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में ग्राफ कैसे बनेगा और क्यों बनेगा। ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ क्यों गया, फॉरवर्ड में नीचे की तरफ क्यों आया, रिवर्स में पता चला। कट ऑफ वोल्टेज क्या होती है और ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होती है पता चला। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन रेयर छोटा होता है कि मोटा हो जाता है, मतलब पतला होता है कि मोटा हो जाता है, थिकनेस कम हो जाती है। और रिवर्स बाइसिंग में थिकनेस बढ़ जाती है। फॉरवर्ड बाइसिंग में वोल्टेज नेट वोल्टेज कितना काम करता है, V माइनस VB। रिवर्स बाइसिंग में कितना काम करता है, V प्लस VB। एनी डाउट टू एनीबॉडी। ठीक है जी। तो ये था बच्चों जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तो बेटे हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड काम करता है और रिवर्स बाइसिंग में डायोड काम नहीं करता। आप ये नहीं कहेंगे कि ये करंट आ तो रहा है, काम कर तो रहा है, इसमें तो डायोड खराब ही हो जाएगा। डायोड इज नॉट डिजाइन्ड फॉर दिस पर्पस। फिर रिवर्स बाइस में काम करवाने के लिए एक स्पेशल डायोड डिजाइन किया गया, उसे बोलते हैं जीनर डायोड। क्या बोलते हैं। तो जीनर डायोड को स्पेशली इसीलिए बनाया गया है कि उससे रिवर्स बाइसिंग में काम करवाया जा सके। क्योंकि ऑर्डिनरी डायोड, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, जो हमने अभी पढ़ा, ऑर्डिनरी डायोड कैन नॉट वर्क इन रिवर्स बाइसिंग, कैन नॉट वर्क इन रिवर्स बाइसिंग। तो हम यहाँ से कंक्लूजन ये निकालते हैं कि फॉरवर्ड बायस में डायोड काम करता है और रिवर्स बायस में डायोड काम नहीं करता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप बच्चों से चाहूंगा कि आप उसके बारे में यहाँ पर देखें, समझें। अच्छा, एक चीज मैं जरूरी बताना ही भूल गया आप बच्चों को, डायोड का सिंबल ये होता है बेटे, सिंबल डायोड का ऐसे शो किया जाता है। अगर हमें कोई सर्किट डायग्राम बनाना होगा जिसमें डायोड को दिखाना है तो डायोड को ऐसे दिखाया जाता है। क्लियर हुआ। और ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये P शो करता है और ये जो लाइन है ये N को शो करती है। एनी डाउट टू एनीबॉडी। कोई डाउट है किसी बच्चे को। तो जो फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में डायोड को कैसे जोड़ा जाएगा, इधर देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया आपके पास फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस में डायोड को कैसे जोड़ा जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया रिवर्स बायस। क्लियर है कि नहीं। P को नेगेटिव से जोड़ दो, N को पॉजिटिव से, रिवर्स बायस। P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से, फॉरवर्ड बायस। इसमें डायोड काम करेगा, इसमें डायोड काम। कोई डाउट है किसी बच्चे को। ठीक है बच्चों, चलो अब इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इधर हमने 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इधर हमने 4 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इन दोनों को 10 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया। किसके साथ जोड़ दिया, 10 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया। सपोज करते हैं डायोड D1 है, डायोड D2 है। आपका क्वेश्चन यह है, फाइंड आउट द करंट पासिंग थ्रू डायोड D1 एंड D2। D1 और D2 में से पास होने वाले करंट को पता करना है। ठीक है, करने की कोशिश करो, शाबाश, 2 मिनट है आपके। और कोई आंसर है। ठीक है, अब इधर ध्यान दो बच्चों, एक बात बताओ मुझे, ये P है और ये N है। P को पॉजिटिव से जोड़ दिया, N को नेगेटिव से, तो ये डायोड कैसी बाइसिंग में है, फॉरवर्ड बाइसिंग। ये P को ये क्या हो गया, ये तो मैंने क्वेश्चन ही गलत बता दिया बच्चों को। अब ठीक है, रिवर्स बाइसिंग। क्यों, क्योंकि N को पॉजिटिव से जोड़ दिया, P को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो ये हो गया रिवर्स बाइसिंग। पहले वो गलत था डायग्राम में। क्लियर हुआ। तो इसलिए आपको जो इनाम देना था वो कैंसिल। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये डायोड तो वर्क करेगा, ये डायोड वर्क ही नहीं करेगा। इसका मतलब इस ब्रांच में से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। इसका मतलब हमारा ये सर्किट कुछ ऐसा है, भले ही आपने कुछ जोड़ रखा था या नहीं, लेकिन वो काम नहीं करेगा। इसलिए नो करंट इज पासिंग थ्रू डायोड D2। ओनली D1 में से पास करेगा। रेजिस्टेंस कितना, 2, वोल्टेज कितना, 10/2, 5 एम्पीयर का करंट पास करेगा। कितना करंट पास करेगा बच्चों, 5 एम्पीयर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। हाँ जी, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था डायोड बेस्ड। ठीक है जी। अब देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है बेटे, जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो सबसे पहले तो आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि क्लास में साइलेंस चाहिए। अब बातें करने लग रहे हो, अभी मैं क्वेश्चन सुनूंगा, फिर बातें नहीं करोगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है।
रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है बेटे जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा रिस्पेक्टिवली, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ऐसी डिवाइस को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। तो सबसे पहले तो आपके पास रेक्टिफायर की डेफिनेशन है। व्हाट इज ए रेक्टिफायर? रेक्टिफायर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट और वोल्टेज। क्या लिख लोगे? कोई दिक्कत है? रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं बेटे, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में आपको जानकारी देता हूं। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम अभी मैं बोर्ड पर बना रहा हूं, आप बच्चों ने ध्यान देना है, ठीक है? हाँ जी। नंबर एक बात तो ये कि हम लेते हैं एक ट्रांसफॉर्मर। क्या लेते हैं? एक ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर तो पढ़ा है हमने, ठीक है? इस बार के सिलेबस में शायद इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है? ट्रांसफॉर्मर देखा तो है सबने, वैसे शायद पढ़ा भी है। स्टेप अप पढ़ा है ना, स्टेप अप स्टेप डाउन दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, वोल्टेज को कम ज्यादा करने का काम आता है, ये पता है ना सबको, ठीक है बेटे? तो ये है हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर। दिस इज ए ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर को हमने जोड़ दिया बेटे एसी के साथ। किसके साथ जोड़ दिया? एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट के साथ या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ। ये आपके पास प्राइमरी कॉइल P1 P2, ये आपके पास सेकेंडरी कॉइल S1 S2 ट्रांसफार्मर का इंटरनल पार्ट है। यहाँ पर हमने जोड़ दिया बेटे एक डायोड। क्या जोड़ दिया? एक डायोड। और इस डायोड के साथ हमने जोड़ दिया बच्चों एक लोड रेजिस्टेंस सीरीज में। क्या जोड़ दिया? एक लोड रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। अब ये लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। लोड रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि उसके दोनों जो टर्मिनल है वहां से हम आउटपुट लेके जो डीसी आपने जिस डिवाइस को देनी है उसको दे देंगे। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। इतनी बात समझ आई? हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा? एसी लेगा, डीसी प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर? डीसी से हमने जो डिवाइस चलानी है वो हम यहाँ लोड रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट से इसको सप्लाई देंगे, इसलिए इसे लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये सिंपली एक रेजिस्टेंस ही होता है। क्लियर होगी बात? क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? ट्रांसफॉर्मर को हमने एसी दिया, आगे ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल के साथ हमने डायोड को जोड़ दिया, ठीक है जी? अब ध्यान देना, अब ट्रांसफॉर्मर को जो एसी मिल रहा है इनपुट, वो कैसा है? हाँ है ना, ये इनपुट वेवफॉर्म। क्या है बच्चों? ये इनपुट वेवफॉर्म। फाइन। आप यहाँ करंट और वोल्टेज V और I टाइम के साथ ग्राफ पहले स्टडी कर चुके हैं हम। ये तो 4th यूनिट में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ जी। अब देखो बेटे, अब हमें आउटपुट कैसा मिलेगा? आउटपुट वेवफॉर्म। अगर मान लिया कि पहले ये जो हाफ साइकिल आ रहा है, इस हाफ साइकिल के दौरान ये जो प्राइमरी कॉइल है, लेट अस सपोज ओनली कि यहां पर नेगेटिव आ गया और यहां पर पॉजिटिव आ गया, तो जो सेकेंडरी है म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव की तरह काम करेगा। ठीक है? कहने का मतलब एक एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, दूसरा एंड नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा। आप उल्टा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया कि S1 पॉजिटिव पोटेंशियल पर है और S2 नेगेटिव पर है। अगर ये पॉजिटिव पर होगा तो P को पॉजिटिव से जोड़ दिया और N को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो डायोड क्या हो गया बच्चों? अरे कैसी वाइसिंग होगी डायोड की? अरे भैया इतना से नहीं पता, P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कैसी बाइसिंग हुई? हाँ तो बोलना पड़ेगा ना, कैसी बाइसिंग हुई? फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आउटपुट में करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो हमारे पास जब पहला आधा साइकिल अल्टरनेटिंग करंट का आपने ट्रांसफॉर्मर को दिया, तो आपको जो आधा साइकिल है वो आउटपुट में भी मिल गया। आधा साइकिल आउटपुट में मिल गया। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? वो यहां पर अपीयर हो गया। ठीक। अब देखिए, जब दूसरा आधा साइकिल काम करेगा, इसमें आएगा, पहले आधे बाद में दूसरा आधा इसके अंदर फेड इन होगा। इसकी वजह से इसकी पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी। अल्टरनेटिंग करंट है बेटे, उल्टा पोलैरिटी उल्टी होगी ना। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव। और जब S1 नेगेटिव हो गया तो ये डायोड को क्या बना देगा? रिवर्स बायस्ड। और जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो बेटे काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, तो कोई भी करंट नहीं मिलेगा, खाली रह गया। इसी प्रकार जब अगला हाफ आएगा तो आपको अगला हाफ मिल जाएगा। जब नेक्स्ट नेगेटिव हाफ आएगा तो ये खाली रह जाएगा। समझ आई बात कि नहीं? तो ये तो आपके पास इनपुट है बेटे। इस प्रकार से आपने इनपुट एसी दिया
और इस प्रकार से आपको आउटपुट मिला, आधा वेव मिला फिर जीरो, फिर आधा मिला फिर जीरो, दैट्स व्हाई दिस इज नेम्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। ये सिर्फ आधी वेव को रेक्टिफाई कर रहा है, सिर्फ आधी वेव को रेक्टिफाई कर रहा है। करंट यूनिडायरेक्शनल है कि नहीं है? क्या डायरेक्शन चेंज कर रहा है? यूनिडायरेक्शनल है, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं डीसी। क्या बोल रहे हैं? बट क्या ये परफेक्ट डीसी है? नहीं। परफेक्ट डीसी कैसा होता है? अगर मैं परफेक्ट डीसी करंट की बात करूं, इधर टाइम ले लेते हैं, इधर करंट ले लेते हैं, तो ऐसा होना चाहिए ना कुछ, हाँ या ना बोलो? yes, लेकिन ये तो ऐसा है नहीं, इसमें तो इसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, तो इसे बोलते हैं बेटे पल्सेटिंग डीसी। क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग डीसी, यानी पल्स के रूप में आपको डीसी मिल रहा है, परफेक्ट डीसी नहीं मिल रहा। तो फिर अगर हमें परफेक्ट डीसी चाहिए तो क्या करें? फिर इसके साथ में फिल्टर सर्किट लगाना पड़ता है बेटे। क्या लगाना पड़ता है? यानी इसके आउटपुट को हम फिल्टर सर्किट में दे देते हैं। किस में दे देते हैं? फिल्टर सर्किट। और देखो यहां पर क्या मिला आपको? पल्सेटिंग डीसी। ये पल्सेटिंग डीसी किसको दे दिया आपने? फिल्टर सर्किट को। किसको दे दिया? और ये में क्या दे देगा? डीसी दे देगा। क्या दे देगा बच्चों? डीसी दे देगा। बोलो बेटे बात समझ आई कि नहीं? ये फिल्टर सर्किट जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फिल्टर सर्किट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। अगर आप बच्चे कल को बीएससी वगैरह करते हैं तो फिर फिल्टर सर्किट वहां पर आते हैं ग्रेजुएशन में, ठीक बात? तो हम एक बार इसे यहीं पर रोक दें। हाफ वेव रेक्टिफायर हमारा हो गया, अब हम करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। हाँ जी, हाफ वेव रेक्टिफायर समझ आया कि नहीं आया बताओ। अब हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की। किसकी बात करेंगे? ऊर्जा। ऊर्जा किसकी बात करेंगे? अब हम सॉरी सर की बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर नाम से समझ गए होंगे आप। अब ये क्या करेगा? जो आधी वेव गायब हो रही है उसे गायब नहीं होने देगा, उसे भी लेकर आएगा। कैसे लेकर आएगा वो देखिए। अब इसके हम सर्किट डायग्राम को समझते हैं। बस थोड़ा सा चेंज है, कुछ खास नहीं, वेरी सिंपल इट इज, इसके जैसा ही कुछ। देखो बच्चों, सबसे पहले हम इधर लगा देंगे ट्रांसफार्मर। ये प्राइमरी कॉइल, इसको जोड़ देंगे अल्टरनेटिंग करंट के साथ। ये सेकेंडरी कॉइल। सेंटर टेप टाइप ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर के टाइप होते हैं। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर हम लगाएंगे। यहां पर होगा बच्चों लोड रेजिस्टेंस आरएम, यहां से हम ले लेंगे आउटपुट। बोलो बेटे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी। अब ध्यान देना, बड़ा ही सिंपल है। ये प्राइमरी कॉइल है P1 P2, ये सेकेंडरी कॉइल है S1 S2। वही सेम तरीका, जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट का आधा साइकिल मिलेगा इनपुट में, ये वाले आधे की हम बात कर लेते हैं, V और I, इधर टाइम ले लेते हैं, फाइन। हाँ जी, जैसे ही आधा साइकिल मिलेगा, सपोज करते हैं कि ये हो जाता है पॉजिटिव और ये हो जाता है नेगेटिव। आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, उल्टा भी मान सकते हो। जब ये पॉजिटिव होगा बेटे तो P जुड़ गया पॉजिटिव से और N जुड़ गया नेगेटिव से, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। और इसका P जुड़ गया नेगेटिव से और N जुड़ गया पॉजिटिव से, तो ये हो गया रिवर्स बायस। समझ आई बात? तो जब पहला आधा साइकिल इनपुट का आया, अल्टरनेटिंग करंट का प्राइमरी से जुड़ा, उस टाइम हमने जो माना पोलैरिटी, उसके हिसाब से एक डायोड सपोज D1 फॉरवर्ड बायस हो गया और D2 क्या हो गया? रिवर्स बायस। तो D1 में से करंट पास करेगा और D2 में से करंट पास नहीं करेगा। तो पहले हाफ साइकिल में करंट ऐसे जाएगा बच्चों इसमें। आई बात समझ में क्या नहीं आई? इधर से होते हुए करंट इधर जाएगा, इस नीचे वाले हाफ के अंदर कोई भी करंट नहीं होगा। तो हमारे पास जब हम आउटपुट की बात करेंगे, V और I आउटपुट, तो पहला आधा मिल गया हमें। अब क्या होगा? जब दूसरा आधा आएगा तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा बेटे रिवर्स बायस और ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। तो ये काम करेगा और ये काम नहीं करेगा। जब ये काम नहीं करेगा तो यहाँ से करंट इस ऊपर वाले से गायब हो जाएगा और नीचे वाले से करंट ऐसे आ जाएगा। हाँ या ना बोलो? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लेफ्ट और राइट की बात करूं सिर्फ, तो पहला आधे के अंदर लोड रेजिस्टेंस में करंट किस डायरेक्शन में जा रहा था? लेफ्ट में या राइट में? अरे बच्चों लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। और अब किधर जा रहा है? लेफ्ट में। अब भी तो करंट लेफ्ट में जा रहा है लोड रेजिस्टेंस में। तो क्या लोड रेजिस्टेंस में करंट ने अपनी डायरेक्शन बदली? नहीं बदली। इसका मतलब दूसरे में भी हमें उसी डायरेक्शन के अंदर करंट मिल गया। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है बराबर टाइम के बाद डायरेक्शन को बदलना, हाँ या ना? तो यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बदल रहा, तो ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। इसी प्रकार ये मिल गया हमें, इसमें भी क्या मिलेगा? ये इसमें भी क्या मिलेगा? ये। तो यूनिडायरेक्शनल
फुल वेव पल्सेटिंग करंट मिला। क्या मिला? फुल वेव यूनिडायरेक्शनल करंट, फुल वेव यूनिडायरेक्शनल करंट। हम इसे डीसी क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ये पल्सेटिंग है। कैसा है ये? पल्सेटिंग। इसे आप पल्सेटिंग डीसी कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसे? पल्सेटिंग डीसी। डीसी क्यों बोल रहे हैं फिर हम इसे? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। पल्सेटिंग का मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, पल्सेटिंग का मीनिंग मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। लेकिन परफेक्ट डीसी में ना ही तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही डायरेक्शन चेंज होती है। तो फिर क्या करें? फिल्टर सर्किट का यूज करना होता है। अगर आपको परफेक्ट डीसी चाहिए तो क्या करना होता है? फिल्टर सर्किट। फिर ये जो आउटपुट है इसको किस में दे देंगे हम? फिल्टर सर्किट में। और फिर फिल्टर सर्किट क्या करेगा? डीसी देगा। कैसे? फिल्टर सर्किट का मैं थोड़ा सा तुम्हें हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी भी कैसे काम करता है। फिल्टर सर्किट दो टाइप के होते हैं बेटे, वैसे ज्यादा भी होते हैं लेकिन जनरली हम दो की बात करते हैं। इंडक्टिव फिल्टर सर्किट, कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट। इंडक्टिव फिल्टर सर्किट और कैपेसिटिव, नाम से ही समझ गए होंगे। इंडक्टिव मींस जिसमें इंडक्टर हो और कैपेसिटिव मींस जिसमें कैपेसिटर हो। चलो कैपेसिटिव सर्किट की अगर हम बात करें, सपोज करते हैं कोई एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C। ये फिल्टर सर्किट में आउटपुट के साथ लगाया जाता है लोड रेजिस्टेंस के सीरीज में, लोड रेजिस्टेंस के सीरीज में जोड़ दिया जाता है। अब जब इसको ये वाली पल्सेटिंग डीसी मिलती है तो हम इसे एसी डीसी का मिक्सचर कह सकते हैं टाइप से। हाँ या ना बोलो? एसी किस लिए? क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। डीसी किस लिए? क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। क्लियर? अब देखो बेटा, अब इसका कैपेसिटेंस C है तो इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC कितना होगा? 1/ωc। फार्मूला याद है कि भूल गए? याद है? तो बताओ इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या होता है? बोलो बोलो। बस ओमेगा L होता है। क्या होता है? ओमेगा L। और कैपेसिटिव का होता है 1/ωc। ओमेगा क्या होता है बेटे? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। हाँ या ना? ये ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी इंटू C। क्लियर हुआ? ध्यान देना। 4DC, DC के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटे? अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो तो XC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। अरे ये 0 है तो XC क्या हो जाएगा? 1/0 इनफाइनाइट। XC कितना हो जाएगा? कहने का मतलब ये है कि ये जो कैपेसिटर है ये DC को इनफाइनाइट रिएक्टेंस देगा। डीसी को क्या देगा? इनफाइनाइट रिएक्टेंस, यानी डीसी को ब्लॉक कर देगा। डीसी को क्या कर देगा? ब्लॉक। और एसी जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती, एसी की फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती ना, मान लो 50 हर्ट्ज है, तो इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो फाइनाइट वैल्यू का होगा। कितना होगा? फाइनाइट वैल्यू का। यानी इसे वो रोकेगा नहीं, थोड़ा बहुत ऑपोजिशन देगा लेकिन जाने देगा। तो अल्टरनेटिंग करंट को तो पास कर देगा और डीसी को ब्लॉक कर देगा। तो दोनों को अलग अलग कर दिया कि नहीं कर दिया? तो जो मिक्सचर था एसी और डीसी का उसे सेपरेट कर देता है, एक को ब्लॉक कर देता है और एक को जाने देता है। हाँ या ना बोलो? इंडक्टिव फिल्टर भी यही काम करता है, कैपेसिटिव फिल्टर भी, बस वो दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं। जैसे मान लीजिए इसने डीसी को ब्लॉक किया, वो एसी को ब्लॉक करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी एसी को। अंडरस्टूड और नॉट? तो मैंने आपको जस्ट ये हिंट दिया है कि फिल्टर सर्किट काम कैसे करते हैं, जबकि फिल्टर सर्किट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब ये टॉपिक करेंगे हम जंक्शन डायोड, सॉरी क्या था ये, रेक्टिफायर, जब हम रेक्टिफायर की बात करेंगे तो रेक्टिफायर के लास्ट में हम क्या बोलेंगे कि जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो परफेक्ट डीसी नहीं मिलकर पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है। टू गेट परफेक्ट डीसी वी हैव टू प्रोवाइड दिस आउटपुट टू इनपुट ऑफ द फिल्टर सर्किट। यहां से मिलने वाली आउटपुट को फिल्टर सर्किट की इनपुट में दे देंगे और फिल्टर सर्किट अलग अलग करके डीसी और एसी को हमें प्रोवाइड करवा देगा। हाँ या ना बोलो बच्चों? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो ये हमारे पास था हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड, उसके बारे में सारी डिटेल्ड जानकारियां, और फिर जंक्शन डायोड रेक्टिफायर के रूप में कैसे काम करता है। बेटे डायोड ही तो काम कर रहा है ना, यहाँ हाफ वेव में भी डायोड है और फुल वेव में भी डायोड है। तो ये टॉपिक ऐसा भी कई किताबों में आपको लिखा हुआ मिल सकता है, डायोड एज ए रेक्टिफायर, डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो डायोड को सर्किट में जोड़कर हम रेक्टिफायर की तरह काम करवा सकते हैं। दो टाइप के, हाफ वेव फुल वेव, दोनों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। कोई दिक्कत? आज की क्लास में इतना ही।